हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। तो बेटा आज हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का एक और पार्ट हम लोग लेकर आए हैं, जिसमें आज हम लोग जानेंगे एटॉमिक मास क्या होता है। इससे पहले ढेर सारी हम लोगों ने बातें की हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल के एक्सपेरिमेंट हमने देखे हैं, कॉनिकल फ्लास्क वाला भी हम लोगों ने किया है। ठीक है, आज हम लोग अब जानेंगे कि एटॉमिक मास होता क्या है। तो चलिए देखते हैं एटॉमिक मास किसे कहते हैं। बेटा आप जानते हैं कोई भी किसी भी चीज का जो मास होता है उसे एटॉमिक मास कहते हैं या एटॉमिक वेट भी कह सकते हैं। एटॉमिक मास बोल लो या वेट कह दो, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, चाहे मास कह दो चाहे वेट कह दो। एटम का मास या एटम का वेट। भैया मास होगा तो कोई ना कोई इसमें वेट होगा। जैसे कि ये चौक है तो चौक में इसमें कुछ मास है तो इस चीज का कुछ वेट है हमारे पास, तो इसी को बोलते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, इतना समझ गए। अभी हम आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे, लेकिन धीमे धीमे चलिएगा, क्योंकि बच्चे रिलेटिव एटॉमिक मास और बहुत सारी चीजों को मिक्सअप कर देते हैं। तो हम पहले एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर उसके बाद धीमे धीमे हम आपको लेके चलेंगे आगे तक। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एटॉमिक मास को किसने डिफाइन किया था, किसने बताया था कि हर एक एलिमेंट का अपना अपना मास होता है। उसको बताने के लिए हमारे पास आए थे जॉन डाल्टन आए थे। जॉन डाल्टन ने सब एक जितने भी हमारे पास पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है हर एक का मास बताया था, और हर एक इंडिविजुअल एटम का जो भी हो हर एक का मास बताया था। अब हर एक का मास बताना इतना आसान तो है नहीं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रपोज वॉज दैट ऑफ द एटम मास। ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की वजह से ही जो हम लोग मास निकालते हैं हर एक एटम का, वो बताया किसने बताया था, डाल्टन ने। डाल्टन ही लेके आए थे एटम का मास बताने के लिए, क्योंकि किसी चीज से हम आगे कंपेयर भी करेंगे अभी। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट देखिए, द थ्योरी एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। हमने आपको इससे पहले के चैप्टर में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन बोल दिए या लॉ ऑफ कांस्टेंट या लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन बोल दिए, दोनों सेम है। तो इसमें हमने क्या बताया था कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, यानी कि हर एक एलिमेंट एक ही जैसे हो और उनका एक ही जैसा मास हो। यानी कि हर एक एलिमेंट यानी कि अपना खुद का जो मास होगा, यानी कि एक ही जैसे एलिमेंट कांस्टेंट, अलग अलग नहीं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे कहेंगे कांस्टेंट का मतलब ये हुआ, बेटा देखिए यहाँ पे इसका एग्जाम्पल बता रहे हैं कि इन्हीं ने बताया था जॉल्टन ने कि कांस्टेंट प्रपोर्शन होना चाहिए। कांस्टेंट प्रपोर्शन का मतलब ये बता रहे हैं, कांस्टेंट बोल दो या डिफिनाइट बोल दो, ये बता रहे हैं कि हर एक एलिमेंट का अपना सेम मास होना चाहिए, खुद का, अलग अलग डिफरेंट एटम्स का मास ना हो। जैसे कि यहाँ पे वाटर है तो वाटर का खुद का मास कितना होगा, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का खुद का मास कितना होगा। कांस्टेंट खुद अकेले का, एक जैसे एलिमेंट का, ये नहीं कि अलग अलग एलिमेंट को मिला के मास कितना है, नहीं, एक जैसा कांस्टेंट प्रपोर्शन। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट देखिए, सिंस वी डिटरमाइनिंग द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम वाज दैट रिलेटिवली डिफिकल्ट टास्क। ये कह रहे हैं, जॉन डाल्टन ने बताया, हमारी पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट है। अब 118 एलिमेंट का मास बताना अलग अलग बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, हम नहीं बता पाएंगे। हमारे भैया पीरियोडिक टेबल में कम से कम 118 एलिमेंट है, और 118 एलिमेंट का क्या हम मास बता सकते हैं? आपको याद भी नहीं रहता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर जहां तक के याद रहता है, एटॉमिक मास याद भी नहीं रहता, और हर एक का मास कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे कि कौन कितना ज्यादा भारी है। अगर आज के जमाने में देखेंगे तो हम लोग किसी चीज का मास अगर निकालना होता है कि उसका वेट क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, तराजू, ठीक है, तराजू होता है, उसके ऊपर जाके रखते हैं और उसका वेट नाप लेते हैं। एक तरफ बाट रखते हैं और एक तरफ जो सामान हम खरीदते हैं वो देखते हैं उसका मास कितना होता है, उतना ही बाट रखते हैं। अगर 1 किलो शक्कर खरीदिए तो 1 किलो का उधर बाट रख देंगे, जितनी क्वांटिटी में होगा उधर बाट रखेंगे, उसको कंपेयर कर लेंगे। या आजकल एक और तरीका भी आ गया है, वेइंग मशीन भी तराजू ही को बोलते हैं, लेकिन हम लोग की जो लैब में रखी रहती है उसमें आपको एकदम एप्रोप्रिएट पॉइंट तक के मास मिलता है। ये नहीं होता कि आगे पीछे हो, एक पॉइंट तक के हमको मास एकदम एक्यूरेट मिलता है, उसे कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। तो यहाँ पे हर एक का मास निकालना
डिफरेंट डिफिकल्ट टास्क था। तो इन्होंने कहा कैसे निकाले, तो देखिए, देन वी डिटरमाइनिंग द रिलेटिव एटॉमिक मास बाय यूजिंग द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड कंपाउंड फॉर्म। तभी इन्होंने कहा कि हम हर एक का मास एग्जैक्टली नहीं पता कर सकते, तो क्या करेंगे, उसका रिलेटिव एटॉमिक मास निकालेंगे। रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब ये हुआ कि जब आप कोई भी किराने की शॉप पे जाते हो या कुछ भी कोई भी ठेले वाले से कुछ खरीदते हो, फल वगैरह खरीदते हो, तो वो क्या करता है, जो सामान लेते हो, शक्कर लेते हो तो शक्कर रखता है और उतना बाट रख देता है, 1 किलो 2 किलो 4 किलो जितनी शक्कर खरीदते हो और उसी के हिसाब से वो बाट रखता है, आपको कंपेयर करके तौल के दे देता है। एक पॉइंटर बना होता है तराजू में, ठीक है। अभी एग्जाम्पल बता रहे हैं, अभी डायग्रामेटिक समझाएंगे, ठीक है। फिर क्या करता है, वो आपको दे देता है। क्या आपको मालूम है जो आपने 2 किलो 3 किलो 4 किलो शक्कर खरीदी, क्या वो एकदम एक्यूरेट है, एक एक दाना तक के आ गया है उसमें? ऐसा नहीं होता है, वो सिर्फ रिलेटिव करके देता है, रिलेट करके देता है कि हाँ इतने 1 किलो मांगी है तो इतने का बाट मैंने रख के आपको तौल के दे दिया। लेकिन अगर आप वही शक्कर को केमिस्ट्री लैब में, जो हमारे पास वेइंग मशीन होती है शीशे में पैक हुई भी, तो वो एयर को भी क्या करती है, आने अंदर नहीं देती, एक एक पॉइंट तक के वो मेजर करके आपको बता देती है इसका इतना इतना मास होगा, पॉइंट करके, यानी कि पूरा एग्जैक्ट मास बताएगी। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तराजू से जो हम लोग तौल के देते हैं वो रिलेटिव होता है। रिलेटिव का मतलब आसपास, पूरी तरीके से एक्यूरेट नहीं होता। तो जॉन डाल्टन ने भी कहा हम जो क्या करते हैं, देन वी डिटरमाइनिंग द रिलेटिव, हम रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने लगते हैं। रिलेटिव का मतलब आसपास, पूरा एक्यूरेट नहीं, आसपास, रिलेटिव का मतलब ही यही होता है। तो उन्होंने क्या करा जॉन डाल्टन ने, कि हम लोग अब से जब भी किसी एटम का मास क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो उसका रिलेटिव निकालेंगे। रिलेटिव का मतलब आसपास तो कम से कम होएगा, चलिए एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, पॉइंट समथिंग, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं कि क्लोरीन का 35.55 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग हर एक एटम का मास इंडिविजुअल नहीं निकाल सकते, इसलिए हम लोग अप्लाई करेंगे, जॉन डाल्टन ने कहा कि रिलेटिव निकालेंगे, कि एक तरफ 1 किलो शक्कर रखी और एक बाट रखा है 1 किलो का और रिलेट करके दे देंगे। भले वो एग्जैक्ट क्वांटिटी में नहीं है, क्या पता 1-2 क्रिस्टल शक्कर के कम हो या ज्यादा भी हो सकते हैं, कम होंगे, तो रिलेट कहते हैं। आगे पीछे का मतलब ही होता है कि रिलेटिव एटॉमिक मास हम निकालना चालू करेंगे। ये बताया था जॉन डाल्टन ने अपनी थ्योरी में, और ये एटॉमिक मास की थ्योरी जो दी थी हमें, वो जॉन डाल्टन ने दी थी कि एटम का मास या वेट, मास होगा, चौक में मास है तो उसका कुछ वेट होगा, बस एटॉमिक मास जॉन डाल्टन ने दिया था। ये 3 पॉइंट बताए थे। फिर इन्होंने कहा कि जैसे कि अगर हम किसी चीज को एक्यूरेट नापना चाहे, मेजर करना चाहे, तो भैया वो हमारी केमिस्ट्री लैब में एक मशीन रखी होती है, हमेशा हम लोगों ने देखी है, उसको जाके छोड़ते भी हम लोग लैब में, लेकिन कभी हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो जो मशीन होती है बेटा, आपने देखा होगा शीशे में पैक हुई भी एक मेटल की नीचे गोल चक्री टाइप की होती है, उसमें रीडिंग वगैरह, उसमें स्विच होते हैं, तो वो एक्यूरेटली मेजर करके देती है कि पॉइंट ही कितना है। अगर आप सोडियम पाउडर या कोई भी चीज को नापेंगे तो वो आपको एकदम एक्यूरेटली देगी। लेकिन आजकल हम लोग क्या करते हैं, आजकल हम लोग रिलेटिव लेते हैं। रिलेटिव का मतलब होता है कि आसपास इतना होगा, पूरा एक्यूरेट नहीं होता, तभी तो उसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। और इसको शॉर्टकट में बेटा जो हम लोग कहते हैं, इसको बोलते हैं रैम, RAM, रैम, रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल बताइए, जैसे कि हमारे पास कार्बन है और ऑक्सीजन है, जब इन दोनों का रिएक्शन करवाएंगे बैलेंस करके, तो बैलेंस तो है, तो यहाँ पे बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, CO बनेगा। हमने कहा मान लिए कार्बन 3 ग्राम है, ऑक्सीजन 4 ग्राम है, और टोटल जो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों कंबाइन होके मिला है वो 7 ग्राम आया। तो हमने कहा अगर हमें ऑक्सीजन का मास निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो हमने कहा कुछ नहीं, ये 3 ग्राम था, ये 4 ग्राम था। अगर मान लिया हमसे पूछा गया कि ऑक्सीजन का मास या वेट कितना होगा, तो हम कहेंगे 4/3, इसको रफ कर दे, तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, इसका 3 ग्राम है, इसका 4 ग्राम है, तो हम लोग कहेंगे 4/3। अगर इसका निकालना तो हम कहेंगे 4/3 इंटू 3, ये 3 कैंसिल आउट हो गया, टोटल 4 ग्राम के आसपास रिलेटिव ऐसा होगा, रिलेटिव यानी के आसपास कितना इसका
क्या होगा, मास होगा, ये कह रहे हैं, ऐसे निकालते हैं। धीमे धीमे हम लोग क्या हुआ और आगे हम लोग चले और एटम के मास के ऊपर और बातें हुई। फिर हमने जाना, वी डिफाइन द एटॉमिक मास अर्लियर एब्रीवेटेड एज AMU, एटॉमिक मास यूनिट, बट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट IUPAC रिकमेंडेशन इट इज नाउ रिटन एज U, यूनिफाइड मास और यूनिट। ये कह रहे हैं जब हम लोग ने एटॉमिक मास को निकालना चालू कर दिया, रिलेटिव एटॉमिक मास RAM को, नॉट RMM नहीं, RAM, रिलेटिव एटॉमिक मास, आस पास इतना मास होगा, पूरा एक्यूरेट नहीं, एक्यूरेट निकालना है तो हमें एक मशीन मिलती है केमिस्ट्री लैब में, या आप कोई भी बड़े बड़े मॉल वगैरह में देखते होंगे वहां लगी होगी, ठीक है, वैसे इतना ज्यादा नहीं लगी होती। तो ये कह रहे हैं अगर पहले हम लोग जब एटम का मास निकालते थे, डिफाइन करते थे, तो उसको हम लोग एब्रीविएटेड किससे डिनोटेड करते थे, AMU से। A का मतलब एटॉमिक, M का मतलब मास, U का मतलब यूनिट, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। हम लोग कभी भी पहले जब हम लोग क्या करते थे कि एटम का मास जब हम लोग उसको लिखते थे तो AMU, इसकी यूनिट लिखते थे AMU, किसी का भी मास निकालने पर उसकी यूनिट लिखते थे AMU, एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन धीमे 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 क्या हुआ, एक बढ़ते जमाने में, नए जमाने में IUPAC आया। IUPAC कौन था, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, फुल फॉर्म सब बताते हैं लेकिन कोई ये नहीं बताता कि IUPAC का मतलब ये होता है, जैसे कि मानो कि अगर आप जैसे कि मान लो यहाँ इंडिया की बात करें तो इंडिया में अगर आप किसी चीज को किसी नाम से जानते हो और अगर आप वही चीज बाहर जाओ, अब्रॉड जाओ, कहीं भी विदेश कंट्री जाओ, तो आप उस नाम को अगर इंडिया के नाम से जानोगे तो लोग नहीं समझ पाएंगे। तो IUPAC भी एक ऐसी संस्था है, IUPAC भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कहता है हम एक नाम पूरे वर्ल्ड में चलाएंगे। अगर आप यहाँ इस चौक को चौक कह रहे हो, क्या पता रशिया में, स्पेन में, फ्रांस में कुछ और नाम से जाना जाता हो इस चौक को। एग्जाम्पल दे रहे हैं, कंफ्यूज मत रहिएगा, चौक ही बोलते हैं जैसे भी। तो हम लोग आपस में लड़े ना, एक ही जैसा रहे, तो इसीलिए यहाँ पे दिया इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कहा अब हम डिसाइड कर रहे हैं कि अब इसको इसी नाम से जाना जाएगा, चाहे वो इंडिया हो या इंडिया के बाहर कोई भी विदेश कंट्री हो, कोई भी अब्रॉड हो। तो IUPAC ने रिकमेंड किया, इट इज नाउ रिटन एज U। अब हम लोग AMU में से सिर्फ इसको U लिखेंगे। U को बोलते हैं बेटा यूनिफाइड मास बोल दो, या आपको और दिक्कत हो रही है इसमें तो आप यूनिट भी बोल सकते हो, यूनिफाइड मास बोल दो या U। पहले हम लोग एटॉमिक मास की यूनिट लिखते थे, किसी भी एटम का मास, किसी भी एटम का मास, ये एटम इसका मास जब निकालते थे तो उसकी यूनिट लिखते थे AMU, एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन IUPAC आया, कुछ टाइम बाद IUPAC आया, IUPAC ने कुछ बदलाव किया। क्या बदलाव किया, उसने कहा नहीं, अब हम लोग एक और काम कर रहे हैं, एटॉमिक मास यूनिट में से सिर्फ U लिखेंगे, यूनिफाइड मास जिसे कहते हैं या यूनिट कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास बहुत सारे ढेर सारे एक्सपेरिमेंट हुए, ढेर सारे हम लोग ने एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा है 9 नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म एंड इट वाज शोन मास ऑफ 1 प्रोटॉन। फिर हम लोग ने ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम लोग ने एक चीज ऑब्जर्व करी। क्या ऑब्जर्व करी, हम लोग ने एक चीज देखी कि हम लोग ये जान रहे थे कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद जितना भी हमारा हाइड्रोजन का जो मास होता है, देखिए हाइड्रोजन में क्या होता है, एक हाइड्रोजन एटम जो होता है उसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन तो वैसे अनचार्ज होता है, अनचार्ज। प्रोटॉन पे ऊपर होता है हमारा क्या, पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस में पाया जाता है, अभी बताएंगे। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो अगल बगल उसके चक्कर लगा रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो अनचार्ज होता है, उसका मास नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, ठीक है, न्यूट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अब हम लोगों ने कहा कि ये बताइए, एक्सपेरिमेंट किए तो हम लोग को पता चला एक प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है। फिर हम लोगों ने ढेर सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो हमारे पास हाइड्रोजन के अंदर जो प्रोटॉन होता है
ये हाइड्रोजन का एटम है, इसके अंदर प्रोटॉन, प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस यानी कि पॉजिटिव वाला पार्ट, और इसके अगल बगल जो नाच रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर हाइड्रोजन एटम के अंदर होता है प्रोटॉन, और उस प्रोटॉन का मास की वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। कुछ लोग लिखते हैं बेटा -24, लेकिन वो इतनी अप्रोप्रिएट, इतनी सही नहीं होती है। -27 kg लिखिएगा, ये ज्यादा सही होती है। तो हमने देखा एक्सपेरिमेंट करने के बाद कि हमें प्रोटॉन का मास कितना आ रहा है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27। फिर हमने इस चक्रा बनाया। चक्रा जानते क्या है, ये है हमारा बेटा एक ऑर्बिट है, ऑर्बिट कह लो, ठीक है, वैलेंस शेल कह लो, शेल बोल दो, ऑर्बिट बोल दो, या इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट रिंग बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो हमने देखा ओनली 1 प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, बट द मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1.67 इंटू 10⁻27 kg, विच इज मास ऑफ प्रोटॉन। तो हमने देखा हाइड्रोजन के अंदर जो प्रोटॉन है, उस प्रोटॉन में जो हमारा, उस प्रोटॉन का जो हमारा मास है वो हाइड्रोजन के मास से इक्वल आ रहा है। हाइड्रोजन का जो प्रोटॉन है, जो हमारा एक प्रोटॉन है, ये हमारा देखिए ओनली 1 प्रोटॉन, और ये हमारा क्या है, नो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन यहाँ पे नहीं है, अनचार्ज है, और एक इलेक्ट्रॉन है हमारा। जो बाहर घूमता है वो इलेक्ट्रॉन, जो पॉजिटिव चार्ज होता है अंदर उसे बोलते हैं प्रोटॉन, और यहाँ पे जो न्यूट्रॉन है इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। बट द मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, इतना। तो हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली देखा कि जो हाइड्रोजन का मास है वो हमारे प्रोटॉन के इक्वल आ रहा है। कितना आना चाहिए, 1.67 इंटू 10⁻⁻27। अगर हमारे पास एक हाइड्रोजन के एलिमेंट के एटम के अंदर एक प्रोटॉन का मास, अगर हमारा हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर एक एटम का मास 1.67 इंटू 10⁻27 है, तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट, या क्या पता उससे आगे भी, हमारे आगे जब टाइम जाएगा उससे आगे भी क्या पता बढ़ सकते हैं, मेंशन हो सकता है। तो 118 एलिमेंट का मास निकालना तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जब एक हाइड्रोजन के प्रोटॉन में, और प्रोटॉन का मास जो दिया हुआ है वो इतना है, तो सारे एलिमेंट का अगर हम मास निकालेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। यही तो चीज बता रही थी, डिफिकल्ट टास्क है, तो कैसे करेंगे, तो इसलिए रिलेटिव किया था। तो अब यहाँ पे इसको निकालने के लिए, ये कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू थी बेटा, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू, ये जो वैल्यू है बेटा ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए जॉन डाल्टन ने क्या करा कि जो एक एटम का जो मास रखा है इन्हीं ने, वो 1 AMU लिख दिया, ठीक है। अब इन्हीं ने जो एज्यूम किया, IUPAC ने भी जो एज्यूम किया, कहते हैं एक बात करते हैं हम लोग कि अब से हम लोग 1.67 इंटू 10⁻⁻27 का जो है लिखा हुई वैल्यू है, इसको हम 1 मानेंगे, ठीक है। इसको कितना मानेंगे हम, 1 मानेंगे। 1 क्यों मानेंगे, क्योंकि ये वैल्यू बेटा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी। इसलिए साइंटिस्ट ने कहा जो हमारा मास है हाइड्रोजन का और प्रोटॉन का, वो एक दूसरे के इक्वल है, और उन दोनों के मास को हम क्या कहेंगे, कितना मानेंगे, 1 मानेंगे। अच्छा, हाइड्रोजन ही क्यों हमने लिया यहाँ पे, हाइड्रोजन का मास और प्रोटॉन जो था वो तो इक्वल आ था, उनकी वैल्यू। और फिर हम लोग ने इसको, हाइड्रोजन को पता है क्यों लिया था यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट होता है, हर एक से रिएक्ट हो जाता है, लेकिन पानी से नहीं होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है ये, लेकिन कुछ मेटल वगैरह से होता है, लेकिन तो मेटल वगैरह होने पर ये हाइड्राइड बना लेता है। एक कंडीशन ऐसी भी आएगी कि हम हाइड्रोजन को यहाँ पे रेफरेंस के तौर पर तो लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे जो देखा है, मास ऑफ हाइड्रोजन बराबर है मास ऑफ प्रोटॉन की, ये तो पता चल गया, उसकी वैल्यू इतनी है। तो इस वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड थी, साइंटिस्ट ने कहा अब हम लोग इसको ना लिख के, पॉइंट के बाद वाली गिनती ना लिख के बस AMU लिख देंगे, और हमने हाइड्रोजन रेफरेंस के तौर पर ले लिया आगे एलिमेंट से रिलेट करने के लिए। क्या रिलेट करने के लिए, अगर हम दूसरे एटम का मास निकालेंगे तो दूसरे एटम का मास निकालने के लिए किसी से कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे कि आप कोई चीज खरीदते हो तो खरीदने के लिए बाट रखते हैं, कंपेयर करते हैं कि अगर 1 किलो शक्कर है तो 1 किलो वाला बाट, या 2 किलो शक्कर, या जितना आप खरीदते हो उतना बाट रखते हैं, कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हम इस चीज को कंपेयर कैसे करें, तो इस चीज को कंपेयर करने के लिए हर एक का मास निकालने के लिए, क्योंकि ये तो सिर्फ एक ही का आया है अभी,
पीरियोडिक टेबल में तो हजारों एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है, हजारों नहीं, हमारे पास 118 एलिमेंट है और एक का मास निकालना आसान नहीं है। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, इसको हम 1 ले लेते हैं और इसकी जगह पे इसको कंपेयर करने के लिए अगर अब दूसरा कोई एलिमेंट आएगा, दूसरा कोई चीज आएगी तो उसका मास कैसे निकालेंगे। तो हम लोग आज से एक कस्टम बनाते हैं, कस्टम यानी कि हम लोग एक परंपरा बनाते हैं कि हम लोग हाइड्रोजन को रेफरेंस के तौर पर लेंगे। किसी एटम का मास निकालना होगा तो हाइड्रोजन से कहेंगे भैया तुम आगे आओ, अब तुम्हारी जरूरत है, तुमको कंपेयर करके देखेंगे कि इसका मास कितना है। ऐसी बात यहाँ पे कर रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन से कंपेयर करके देखेंगे कि बगल वाले का मास कितना है। अब वो जिसकी भी बात करें, कोई भी एटम की बात करें, चाहे वो हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, कुछ भी हो, उससे रिलेट करके, इसीलिए तो कहा कि रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेट करके बताएंगे, ठीक है। तभी तो उन्होंने कहा कि हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास बताएंगे, आसपास, पूरा एक्यूरेट नहीं आएगा। तब से साइंटिस्ट ने इसको क्या कहा, इसको कहा कि हम लोग अब से जो मेजर करेंगे उसको हाइड्रोजन के रेफरेंस के तौर पर लेंगे। लेकिन कुछ टाइम बाद हाइड्रोजन भी नहीं लिया गया, ठीक है, हाइड्रोजन को भी हटा दिया। हाइड्रोजन को हटाने के बाद फिर हमने कार्बन को, ऑक्सीजन को रेफरेंस के तौर पे लिया, फिर ऑक्सीजन को भी रेफरेंस के तौर पे लिया, लेकिन ऑक्सीजन भी नहीं हो पाया। अभी नोट करिए, फिर हम आगे बताते हैं आपको, पहले ही नोट करिए बेटा जल्दी से। तो यहाँ पे देखिए बेटा, हम लोग ने आपको बताया था अभी कि हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रेफरेंस के तौर पर लेते हैं। लेकिन अब हम लोग ने देखा कि रेफरेंस के तौर पर जॉन डाल्टन ने कैसे लिया हाइड्रोजन को क्यों ही लिया, हाइड्रोजन ही क्यों था, क्योंकि हमने आपसे बताया कि हाइड्रोजन जो होता है बेटा वो बहुत ही लाइटेस्ट एलिमेंट होता है, लाइटेस्ट एलिमेंट होने की वजह से ये सारे एलिमेंट से इतना ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ एलिमेंट से रिएक्ट करता है, ठीक है। फिर इसके बाद ये हाइड्रोजन को भी हम हटाने वाले हैं। पहले देख लिए कि हम हाइड्रोजन को क्यों लेते हैं, उसका एग्जांपल देखिए। तो देखिए, इन्होंने जॉन डाल्टन ने सबसे पहले कंपेयर करना चालू कर दिया कि हम सबसे पहले किसको कंपेयर करेंगे, हाइड्रोजन को क्यों कंपेयर करेंगे, क्योंकि हम हर एक का एलिमेंट का मास निकालने के लिए हाइड्रोजन को रेफरेंस के तौर पर लेने लगेंगे। एक्सपेरिमेंटली भी ये प्रूव हुआ और ये इन्होंने ये चीज बताई भी थी, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके बताया, ठीक है। तो हमने कहा अगर वाटर का मास अगर निकालेंगे कंपेयर करके किससे, रिलेटिव एटॉमिक मास, आसपास, पूरा एक्यूरेटली नहीं, आसपास जो निकलता है किसी चीज का मास पता चलता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या, RAM, रिलेटिवली एटॉमिक मास। तो हमने देखा यहाँ पे मास ऑफ हाइड्रोजन, अभी हमने बताया कि हाइड्रोजन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास से इक्वल होता है। तो प्रोटॉन का मास कितना था, 1.67 इंटू 10⁻27। फिर हम लोगों ने इसको क्या करा, इतनी बड़ी लंबी वैल्यू थी, तो उस वैल्यू को छोटा करने के लिए साइंटिस्ट क्या लिया, 1 ले लिया और उसकी यूनिट पीछे क्या लिखी, AMU लिखी, ठीक है। अगर आप AMU भी लिखना चाहो तो कोई गलत नहीं है, आप U भी लिख सकते हो, AMU भी लिख सकते हो। अभी आपको मैं दिखाने के लिए पूरा लिख रहा हूं। एग्जाम में अगर आपके पास, जैसे कि लोग बच्चे करते हैं कि पूरी सर कौन यूनिट लिखे एटॉमिक मास, तो U भी लिख सकते हो। तो मास ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर है, 1 AMU के बराबर है। तो अब हमने देखा कि हमने इस हाइड्रोजन को वाटर से कंपेयर करके मास निकालना है। वाटर अलग है, H2O अलग है, तो हमने कहा H2O का अगर हमें मास निकालना है तो वाटर से यानी कि हाइड्रोजन से कंपेयर करके कैसे निकालेंगे। तो हमने कह दिया कि हाइड्रोजन का मास इतना, वाटर का मास बेटा कितना होता है, वाटर का होता है 18। ये पता है ना कि 18 कैसे आया, 18 देखिए बेटा ऐसे आया, ये H2O है, H2O का मोलर मास कह दिए या मॉलिक्यूलर मास कह दिए। मोलर मास निकालना या मॉलिक्यूलर मास निकालने ही को कहते हैं। तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, ठीक है, इनटू हाइड्रोजन के साथ कितने मॉलिक्यूल जुड़े हैं, 2, तो 2 लिखा, ठीक है। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास 16 होता है, तो 1 2 2 16 और 2 कितने हुए, 18। तो ये निकालते हैं मोलर मास, इसको बोलते हैं बेटा मोलर मास। अभी आप देख लीजिए बेटा, अभी कंफ्यूज मत होइएगा, उधर मत देखिएगा, सिर्फ इतना देखिएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं मोलर मास बोलते हैं। अब ये मोलर मास हमने यहाँ पे 18 निकाल लिया और उसकी यूनिट लिखते हैं AMU, ठीक है। अब हमें निकालना है इस चीज को हाइड्रोजन के साथ रिलेट करके, यानी कि रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है। आसपास के हाइड्रोजन
से अगर हम कंपेयर करके वाटर को निकालेंगे तो एग्जैक्टली कितना आएगा हमारे पास रिलेटिव, ऐसे तो ये ठीक है। तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो 1 AMU। ऑक्सीजन का मास कितना है नहीं पता, तो x लिख दिया हमने, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हाइड्रोजन का 1 था और ऑक्सीजन का कितना था x था, क्योंकि हाइड्रोजन का पता चला था हमें ऊपर से ही एक्सपेरिमेंटली 1 AMU है। ऑक्सीजन का नहीं पता है क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं किससे, हाइड्रोजन से, तो x लिख दिया। तो हाइड्रोजन का मास कितना है 1 इंटू हाइड्रोजन के साथ कितने मॉलिक्यूल जुड़े हैं 2, तो 2 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जगह पे क्या लिया हमने x, और टोटल हमारा वाटर का मॉलिक्यूल के मोलर मास कितना है 18। तो अब हमने 1 इंटू 2 किया और प्लस x इंटू इज इक्वल टू 18, तो x को इधर उठा के लेके आएंगे, ठीक है, इधर उठा के लेके आएंगे तो यहाँ पे आएगा 1 इंटू 2 हो जाएगा, 18 माइनस 2 कितना होगा 16। तो यानी कि हमारे पास जो वाटर का हाइड्रोजन से कंपेयर करने पर जो रिलेटिव एटॉमिक मास आया है वो 16 AMU है, 16 AMU है। 16 एटॉमिक मास यूनिट बोल दो या 16 यूनिफाइड मास बोल दो या 16 यूनिट बोल दो, ठीक है। ये हमारा निकला, क्या निकला, ये हमारे पास आया AMU यूनिट आ गई, रिलेटिव एटॉमिक मास। सुनिए, आप सुनिए। अब साइंटिस्ट ने क्या करा कि उन्होंने देखा कि भैया हाइड्रोजन से तो निकाल रहे हैं लेकिन कुछ दिक्कतें आ रही हैं। क्या दिक्कत आ रही है, उन्होंने कहा कि बट द हाइड्रोजन डज नॉट रिएक्ट विद मोस्ट ऑफ द एलिमेंट देन द ऑफ द एलिमेंट बिकॉज टू फॉर्म हाइड्राइड, ठीक है। कहने लगे हमने जो यहाँ पर हाइड्रोजन को रेफरेंस के तौर पर लिया था, लेकिन यहाँ पे कुछ ही एलिमेंट से हाइड्रोजन रेफरेंस के तौर पर लेने पे काम कर रहा है, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट से रिएक्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि बेटा ये बना दे रहा है सोडियम हाइड्राइड, ये बना दे रहा है हाइड्राइड बना दे रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि फ्रैक्शन में आने लगता है, वो भी सही है, लेकिन जो इसका एप्रोप्रिएट आंसर है ये हाइड्राइड बना देता है। हाइड्राइड किसे कहते हैं, ये देखिए सोडियम हाइड्राइड। अगर इस हाइड्रोजन को अगर हम सोडियम से कंपेयर करके इससे रिलेट करें तो ये यहाँ पे NaH बनने लगेगा, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्राइड, क्योंकि हम हाइड्रोजन को ही रेफरेंस के तौर पर ले रहे हैं जिससे सोडियम से रिएक्ट करवाने पे। तो बैलेंसिंग पहले करके देखी हमने, तो हमने देखा ये सोडियम हाइड्राइड बना दे रहा है। और दूसरा इसका एग्जाम्पल अगर आप बताना चाहेंगे तो उसमें फ्रैक्शन में बन रहा है, तो ये तो हम फ्रैक्शन में ज्यादा हमें केमिस्ट्री में बैलेंसिंग वगैरह तो रिएक्शन बड़ी खराब लगती है सर, वही तो समझ में नहीं आती। फिर एक्सपेरिमेंटली क्या हुआ, फिर साइंटिस्ट ने क्या कहा कि ऐसा है, अब से हम क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन को नहीं लेते हैं, इसकी जगह पे कोई दूसरा एलिमेंट ऐसे लेते हैं। क्यों ले रहे हैं हाइड्रोजन को हटा के, क्योंकि हाइड्रोजन कुछ ही एलिमेंट से रिएक्ट कर रहा है, सारे एलिमेंट का मास भी निकालना है, ठीक है, सारे एलिमेंट का मास भी निकालना है, लेकिन वो सिर्फ कुछ ही एलिमेंट का निकाल के देना है। तो उन्होंने कहा कुछ ऐसा एलिमेंट लो जो सारे एलिमेंट का मास, रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल के दे दे। तो एक्सपेरिमेंट किया गया, ढेर सारी इसके ऊपर चर्चा हुई, तो हम लोग ने पाया कि कार्बन लेना चाहिए, कार्बन 12। ये कार्बन 12 है क्या, अभी बता रहे, कह लेंगे ऑक्सीजन लेना चाहिए। हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन आया, लेकिन ऑक्सीजन भी इतना कारीगर नहीं था, ऑक्सीजन भी मोस्ट ऑफ द एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा था। अगर ऑक्सीजन को कराएंगे तो कुछ कंबस्शन की प्रॉपर्टी भी शो कर रही थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, धीमे धीमे और एक्सपेरिमेंट हुआ, हाइड्रोजन हटाया गया, ऑक्सीजन हटाया गया। फिर हमने कहा कुछ ऐसा एग्जाम्पल बताओ जिससे हर एक एलिमेंट का मास निकाला है। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि लास्ट में हमें क्या मिला, कार्बन मिला, ये कार्बन मिला, ठीक है, कार्बन मिला, कार्बन 12 मिला। ये कार्बन 12 कहां से आया भी बता रहे हैं पूरी हिस्ट्री की। तो कार्बन को हम लोग ने चूज करा कि कार्बन एक ऐसा रेफरेंस के तौर पर एलिमेंट लिया है जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी 118 एलिमेंट है उसको उसका मास बहुत ही आसानी से बता दे रहा है। क्यों, हाइड्रोजन क्या कार्बन में क्यों ऐसा हो रहा है, हाइड्रोजन क्यों नहीं था, क्योंकि बेटा हाइड्रोजन में बहुत सारे एलिमेंट से रिएक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन कार्बन की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हर एक मेटल से रिएक्ट कर रहा था, हर एक मोस्ट ऑफ द एलिमेंट से रिएक्ट कर रहा था। तो रिएक्ट करने पे हमने देखा कि कार्बन के अंदर कार्बन 12 ही क्यों लिया गया।
कार्बन के अंदर 3 आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप समझते हैं बेटा क्या होता है? आइसोटोप्स का मतलब होता है एक ऐसी फैमिली मेंबर। आइसोटोप्स उसे कहते हैं एक ऐसी फैमिली का मेंबर होता है। जैसे आप समझो एक जैसे फैमिली का मेंबर होता है, और फैमिली के मेंबर में जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जिसमें क्या होता है हमारे पास के सेम एलिमेंट होते हैं हमारे, ठीक है, इसमें प्रोटॉन, और डिफरेंट होता है हमारा, सॉरी डिफरेंट हमने बता दिया, जो हमारे पास आइसोटोप्स होता है एक तरीके की फैमिली मेंबर होता है जिसमें डिफरेंट होता है हमारा, ठीक है, जिसमें डिफरेंट क्या होता है हमारा? प्रोटॉन होता है, डिफरेंट होता है प्रोटॉन। तो यहाँ पे आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप एक ऐसा फैमिली मेंबर होता है, जैसे कि मानो आपके पापा है, ठीक है, अब आपके पापा, ठीक है, आपके पापा एक मान लो एक पूरा एटम है, ठीक है, एटम से तो बने, हम भी सब लोग बने। अब एटम के अंदर क्या क्या है, यानी कि आपके पापा से कौन कौन है, ठीक है, आप हुए, ठीक है, उनके कितने बच्चे हैं, ठीक है, ये सब फैमिली मेंबर में आते हैं। वैसे ही कार्बन के अंदर कार्बन के आइसोटोप्स उसे कहते हैं, कार्बन एटम है, कार्बन के अंदर कितने आइसोटोप्स होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? C12, C13, C14 होता है। एक फैमिली मेंबर की तरह होता है जिसमें डिफरेंट प्रोटॉन होता है, ठीक है, और सेम इलेक्ट्रॉन होता है वहां पे, ठीक है। अब हम लोगों ने कहा कि ये आइसोटोप्स में सिर्फ कार्बन 12 को ही क्यों लिया गया? कार्बन 12 को क्यों लिया गया? कार्बन 13, 14 को क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि बेटा अगर आप देखोगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी कार्बन आइसोटोप्स की जो मिलती है, जिसके पास ज्यादा आइसोटोप्स की प्रॉपर्टी हो, वो कार्बन 12 में मिलती है, ठीक है। देखिए लिखा भी है, वी टेक कार्बन 12 बिकॉज C12 कंटेन 98.99% कार्बन 12 आइसोटोप। इसके अंदर ज्यादा प्रॉपर्टी होती है, ज्यादा एलिमेंट से रिएक्ट करेगा, ये ज्यादा आइसोटोप्स होते हैं, ज्यादा मेंबर होते हैं, और ये ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा, हर एक एलिमेंट से प्रॉपर्टी करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे कार्बन 12 देते हैं। अब कार्बन 12 क्यों लिया गया सर? कार्बन 12 क्यों लिया गया? अब देखिए यहाँ पे एक तराजू है, ठीक है, आपकी बुक्स में एक वाटरमेलन का एग्जाम्पल दिया गया है कि एक वाटरमेलन की भाग लेंगे, पहले एक बड़ा सा वाटरमेलन रखेंगे तराजू में, फिर हम नापेंगे कि एक हाइड्रोजन कितने बराबर, फिर इसको आधा करेंगे, आधा करने के बाद फिर और आधा करेंगे, करते करते उसकी एक छोटी सी भाग बना लेंगे। लेकिन हम आपको अलग से समझा रहे हैं, अलग से। मान लिए इस तराजू में इस तरफ इस साइड पे हमारे कार्बन एटम रखा हुआ है, हमने कार्बन क्यों लिया इसलिए बता रहे हैं, C12 क्यों लिया इसलिए बता रहे हैं, और इस तरफ हमने जब हाइड्रोजन डाला तो ये कार्बन जो था बहुत भारी था, क्योंकि हाइड्रोजन हमारा लाइटेस्ट एलिमेंट है, हाइड्रोजन लाइटेस्ट एलिमेंट है। तो हमने कहा एक हाइड्रोजन डालने पे कुछ ऊपर नीचे नहीं हुआ, हमने कहा चलो एक और डाल दो, फिर भी ऊपर नीचे नहीं हुआ, हमने कहा एक और डाल दो, फिर भी ऊपर नीचे नहीं हुआ। ऐसे करते 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 बेटा हमने क्या किया, कम से कम हमने 12 हाइड्रोजन डाल दिए। 12 हाइड्रोजन डालने पे ये कार्बन कुछ हल्का सा हिला, ऊपर नीचे हुआ, ये पॉइंटर लगा यहाँ पे, ठीक है। तराजू जब पकड़ते नहीं हो, यहां से यूं पकड़ते हैं तराजू को, तराजू को यूं पकड़ते हैं, तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन डालते जाने। जब हमने 12 हाइड्रोजन, टोटल कितने, 12 हाइड्रोजन इसके अंदर डाल दिए और इसमें एक कार्बन डाला, तो 12 हाइड्रोजन हमारे एक कार्बन के मुकाबले आ रहे, यानी कि 12 हाइड्रोजन डाले और इधर एक कार्बन डाला, और एक कार्बन का मास 12 हाइड्रोजन के बराबर है। जब हमने ऐसे तराजू पकड़ा, ऐसे पकड़ के एक कार्बन रखा, इधर हाइड्रोजन रखा, एक हाइड्रोजन रखा था तब भी नहीं हिल रहा था। जब पूरे के पूरे में 12 रखे हाइड्रोजन, तब ये थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ, तब ये थोड़ा सा उठ के इक्वल आने लगा, पॉइंटर इसके बराबर आने लगा। तो हमने यहाँ से ये जाना कि कार्बन को इसलिए लिया क्योंकि कार्बन आइसोटोप्स के अंदर ज्यादा क्वांटिटी होती है, 98.99% आइसोटोप्स की, और जो मास होता है कार्बन का वो 12 AMU के बराबर होता है। ये 12 कहां से आया था, जब हमने 12 हाइड्रोजन चढ़ाए एक तराजू में। एक तराजू में जब हमने 12 हाइड्रोजन के एलिमेंट डाले, एटम डाले, तो जब 12 हाइड्रोजन डाले गए तब कार्बन थोड़ा सा ऊपर नीचे यूं हुआ। तब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि मास ऑफ कार्बन 12 AMU के बराबर है, इसीलिए हम C12 कहते हैं इसे। और हमने जाना यहां से कि 12 टाइम्स ये कार्बन हमारा 12 टाइम्स हैवियर है एक हाइड्रोजन से।
एक हाइड्रोजन से क्यों हैवियर है? क्योंकि 12 हाइड्रोजन डालने पे तब जाके एक कार्बन अपनी जगह से हिला और इक्वल आया। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि कार्बन 12 को ही लेंगे। तो कार्बन 12 कहाँ से आया था? ये कार्बन 12 जो आ रहा था ये कहाँ से आ रहा था? ये 12 हाइड्रोजन को जब हमने इससे कंपेयर करा, क्या कंपेयर करा? रिलेट किया। रिलेट यानी कि RAM। अब हम लोग यहाँ से रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल सकते हैं कंपेयर करके, एग्जैक्टली नहीं, कंपेयर करके कि आसपास इतना मास होगा। तब से हमें C12 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 लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला भी आएगा RAM का, ठीक है, वो हम बताएंगे। पहले इतना नोट करिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसीलिए देखिए बेटा, हमने आपसे कहा था कि कार्बन को रेफरेंस के तौर पे लिया है हमने। ठीक है, कार्बन को रेफरेंस के तौर पे क्यों लिया? क्योंकि वो इजीली रिएक्ट कर रहा था और हाइड्रोजन का जितना भी मास था हमारा वो 12 टाइम्स हैवियर था 1 हाइड्रोजन एटम से। ठीक है, और कौन सा लिया था? कार्बन 12 लिया था। अब हम देखते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या है। देखिए, रिलेटिव एटॉमिक मास यानी कि आसपास वाला मास का फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट। कोई किसी भी एटम का मास रखेंगे, किसी भी एटम का जो मास होगा एक एलिमेंट का, उसको ऊपर रखेंगे उसका मास, और नीचे रखेंगे मास ऑफ 1 कार्बन 12। तभी तो लिखते थे हम लोग कार्बन 12 कार्बन 12। सर समझ ही में नहीं आया कभी कि कार्बन 12 क्यों रखा? क्योंकि इसलिए रखा बेटा, क्योंकि एक कोई भी एटम ऊपर रखेंगे जिसका कोई भी मास हो, ऊपर रखेंगे किसी भी एलिमेंट का, और नीचे रखेंगे कंपेयर करने के लिए। रेफरेंस के तौर पे जो हमने लिया था कार्बन 12। अब समझ में आएगी कार्बन 12 कहां से आया? अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल एलिमेंट्स RAM। ठीक है, हमने कुछ एलिमेंट लिए, देखिए हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, कोबाल्ट। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है ये। ठीक है, हाइड्रोजन का जो हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास क्या आया था? 1। कार्बन का हमारा कितना आया था? हमारा 1/12। सॉरी, ये गलत है। ठीक है, ये 1/12 क्यों लिखा है? ये हमने डायरेक्ट लिख दिया है, ये 1/12 नहीं है। ठीक है, कार्बन का जो मास है हमारा कितना होता है? 1/12 हमने लिखा, भी हम बताएंगे। ठीक है, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, 27। आज सबको मालूम है कि सबका मास कितना है। ठीक है, सबको थोड़े बहुत एलिमेंट का मास आपको दिमाग में भी होना चाहिए, जैसे एटॉमिक नंबर रखते हो। अब हमने कहा ये रिलेटिव एटॉमिक मास आया। ठीक है, अब हमने देखा यहाँ पे बेटा जो पीछे 12 लिखा है, वो जो 12 आया है, अब समझ में आ रहा है कि इसके मास के पीछे हम डिवाइडिंग बाय 12 क्यों लिखते हैं? ये डिनोमिनेटर हमारा 12 क्यों आता है? यहां से आता है। क्यों? क्योंकि जब हमने एक कार्बन को 12 हाइड्रोजन से कंपेयर करा तो एक हाइड्रोजन का मास 12 हाइड्रोजन का मास हमारे एक कार्बन के बराबर था। तब हम लोग इसको 1/12 1/12 1/12 1/12 लिखते हैं। ठीक है, अगर इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब हमने कहा अब क्या हुआ, बढ़ते हुए टाइम में ये 1/12 अच्छा नहीं लग रहा था, तो एक्सपेरिमेंट के जरिए इन्होंने क्या करा कि रिलेटिव एटॉमिक मास, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट जो यहीं पे था, फिर इन्होंने इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, 1/12 मास ऑफ एन 1 कार्बन 12 एटम, 1 कार्बन 12 एटम, ऐसे भी लिख सकते हो। तो हमने कहा सर आपने जो रेफरेंस के तौर पर कार्बन 12 दिया था, क्या वो सही आ रहा है? क्या वो 1 AMU के बराबर आएगा भी? क्योंकि हाइड्रोजन तो 1 AMU आ रहा था क्योंकि वो लाइटेस्ट एलिमेंट था। तो क्या कार्बन हमारा रेफरेंस के तौर पे लेने पे आपने कहा कि सबसे रिएक्ट होगा, अच्छा एलिमेंट है, हर एक से रिएक्ट होने पे ज्यादा से ज्यादा 98.99% आइसोटोप्स होते हैं, तो क्या 1 आएगा? तो देखिए 1/12 जो इधर कोई भी एलिमेंट का 1/12 मास किसका है? 1 कार्बन 12 एटम का। तो 1/12 लिखा हमने यहाँ पे। ठीक है, हमने क्या लिखा यहाँ पे? 1/12। तो कितना मास दिया है? 1/12। कितने कार्बन एटम का? C12 का। इसको कट जाएगा, क्या बचेगा? 1 AMU। देखिए 1 AMU के बराबर आ रहा है, यानी कि रेफरेंस के तौर पे जो हम लोगों ने कार्बन 12 लिया था वो सही लिया था।
अब ये डिनोमिनेटर भी अगर आप हटाना चाहो तो हटा भी सकते हो, इसको चाहे ऐसे भी लिख सकते हो चाहे ऐसे भी लिख सकते हो। 1 ऐसे कार्बन 12 जो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ऐसे भी लिख सकते हो। और कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है 1/12 मास ऑफ कार्बन 1 एटम। तो इसको कंपेयर करने पे हमने आपको ये भी बता दिया कि ये 1 AMU के बराबर आ रहा है। इसीलिए तो हमने कहा था कि कार्बन को हम रेफरेंस के तौर पे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये हर एक एलिमेंट से रिएक्ट करेगा। हमने कहा सर कि क्लोरीन का जो होता है, एक और एग्जांपल दे रहे हैं, क्लोरीन का हम लोग कभी भी आपने देखा होगा कि क्लोरीन का जो हम लोग मास लिखते हैं कितना लिखते हैं, हम लोग कहते हैं कि उसका जो मास होता है वो 35 होता है। हम लोग कहते हैं 35.5 पूरा लेना चाहिए एग्जैक्टली। हम लोग यहाँ पे क्लोरीन में 35.5 पूरा क्यों लेते हैं? हर एक में 2 पॉइंट के बाद अगर छोड़ भी देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्लोरीन एक ऐसा आइसोटोप्स है, एक ऐसा एलिमेंट है, उसके अंदर के आइसोटोप्स का कुछ ऐसा कमाल है कि उसमें हमें क्या लेना पड़ेगा, उसमें एग्जैक्टली 35.5 भी लेना पड़ेगा। क्यों लेते हैं? देखिए यहाँ पे, इधर देखिए, क्लोरीन के आइसोटोप्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है Cl3517, Cl3717। ये तो समझ ही रहे हैं ना कि ये ऊपर वाला मास नंबर होता है, नीचे वाला एटॉमिक नंबर। ऐसा सोचिए कि छोटा वाला नंबर एटॉमिक नंबर, बड़ा वाला मास नंबर। तो हमने कहा इन दोनों में से, जैसे कि कार्बन में से हमने कार्बन 12 लिया था, तो इन दोनों में से कौन सा लेंगे? तो हमने कहा यहाँ पे तो सर रिलेटिव अबेंडेंस लेना पड़ेगा। रिलेटिव अबेंडेंस, जिसकी अबेंडेंस ज्यादा है, जो ज्यादा क्वांटिटी में जिसका आइसोटोप्स है। तो रिलेटिव अबेंडेंस इज कैलकुलेट बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ आइसोटोप्स। जितने आइसोटोप्स हैं उससे डिवाइड दे देना होगा, कर देना होगा। तो हमने कहा सर यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा लेना पड़ेगा? तो हमने कहा यहाँ पे रेशियो लेते हैं। देखिए 35 से 37 के बीच का जो यहाँ पे रेशियो है, 35 से काउंट करिएगा, 3 का है, 3 रेशियो 1 का है। क्लोरीन एटम तो एक ही है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 35 से 37 तक का 3:1। ठीक है, 3:1। अब सर यहाँ पर क्लोरीन एटम तो 2 है और मास हमें 1 का चाहिए, तभी तो हम यहाँ पे 35.5 लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही रिलेटिव अबेंडेंस, दोनों ही कारीगर हैं। अब लेना इसमें से एक ही है हमें, तो हमने कहा यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों का रिलेटिव अबेंडेंस का रेशियो लेते हैं। इसका 3:1। 3:1 कहाँ से आया? इसके बीच का डिफरेंस, इससे इसका बीच का डिफरेंस। और क्लोरीन एटम एक ही है तो एक लिया यहाँ पे। अब हमने लिखा यहाँ पे 35, इसकी रेशियो कितना है? इंटू 3, प्लस लगाया, इसका कितना है? 37, इसका रेशियो 1। और टोटल देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ आइसोटोप्स। टोटल आइसोटोप्स नहीं लिखा है, नंबर ऑफ टोटल आइसोटोप्स। जो टोटल आइसोटोप्स होंगे उससे डिवाइड दे देना। तो टोटल यहाँ पे कितना रेशियो आया हमारा? 3+1 करेंगे। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तब हमारा यहाँ पे 35.5 आता है। आप समझ में आया कि आप कहते हो कि सर इसमें एलिमेंट तो एक ही है, ठीक है, अब इसमें 2 एटम का मास कैसे लिखे? ठीक है, 2 एटम है हमारे पास और दोनों एटम का रिलेटिव अबेंडेंस, यानी कि दोनों का ही आइसोटोप ज्यादा कारीगर है, और 2 एटम है और दोनों का मास अलग अलग कैसे लिखे? तो दोनों को कंबाइन करके ऐसे लिखते हैं 35.5। थोड़ा सा इसकी क्वांटिटी, थोड़ा सा इसकी क्वांटिटी। अब समझ में आया इसको क्यों लिखते हैं हम लोग? ये पूरी कहानी है बेटा आपकी। तो चलिए यहाँ पे आज हम रोकते हैं लेक्चर को, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे।